हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि अब तक हमने क्या चीज डिस्कस की। अभी तक हमने समीकरण युग्मों के हल की प्रकृति के बारे में डिस्कस किया, समीकरण युग्म के व्यापक रूप के बारे में डिस्कस किया, और हमने जाना कि किस स्थिति में आपका जो समीकरण युग्म है आपका या आपका निकाय आप बोल सकते हैं वो संगत होगा, और किस स्थिति में आपका निकाय असंगत होगा, साथ होगा। तो इस तरह से हमने 3 प्रतिबंधों के माध्यम से जाना। अब इन तीनों प्रतिबंधों को आपको किस तरह से क्वेश्चन पर अप्लाई करना है, किस तरह से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो किस तरह से आपको इन तीनों प्रतिबंधों को क्वेश्चन पर आपको अप्लाई करना है, तो आज हम क्वेश्चन करके यहाँ पर इस चीज को सीखने वाले हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करनी है हमें। तो यहाँ पर प्रतिबंध भी हमारे इसी रूप में था, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इसी रूप में हमारे प्रतिबंध है। आपको याद होगा, प्रतिबंध आपको तीनों याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप आज के जो सवाल है वो अच्छे से हल कर पाएंगे। तो हमें तीनों अनुपात निकालने हैं और इनकी तुलना करनी है, और तुलना करके हमें बताना है कि जो समीकरण युग्म जो हमें दिए हुए हैं वो आपके संगत हैं या असंगत। अब अनुपात हमें निकालने, तो अनुपात के लिए आपने A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ये सब गुणांकों का मान हमने निकालना लास्ट क्लासों में सीख लिया है। तो चलिए सबसे पहला काम, जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल आपका आ चुका है। अब हमें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करनी है, इन दोनों समीकरणों की तुलना आपको समीकरण युग्म के व्यापक रूप से करनी है। अब व्यापक रूप भी आपको याद होना चाहिए। अब तुलना करने से पहले, तुलना किस स्थिति में करेंगे हम, जब समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप है उसके अनुरूप आपके दोनों जो समीकरण है, जो सवाल आपका दिया हुआ है वो दोनों समीकरण आपके उसी के अनुसार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, सबसे पहले हम एक बार जो आपका व्यापक रूप है उसको यहां पर हम लिख लेते हैं। तो आपको याद होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा था आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, दो समीकरण है और सवाल में भी हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। तो पहले समीकरण की तुलना हमें पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण की तुलना हमें दूसरे समीकरण से यहां पर करनी है। अब तुलना करने से पहले आप देख सकते हैं, आपको जो पहला समीकरण दिया हुआ है इसमें आपका जो RHS है उसमें आपका 8 लिखा हुआ है, जबकि आपका जो व्यापक रूप है उसमें आपके RHS में 0 है, और आपका दूसरा समीकरण है उसमें भी RHS में 0 है। अर्थात व्यापक रूप के समान हमारे समीकरण को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, RHS के जितने भी पद हमें दिए हुए वो सारे हमें LHS में अर्थात बाएं पक्ष में ले जाने। RHS में आपके कोई भी पद नहीं होना चाहिए, 0 आपका होना चाहिए। तो यही काम हम सबसे पहले यहां पर करते हैं। तो इस तरह से आपका जो पहला समीकरण है वो क्या हो जाएगा आपका, हम लिख लेते हैं इसको, आपका 2x माइनस 3y। यहां पर देखिए 8 जो आपका बाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में है, इसको हम ले लेते हैं बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा आपका -8 और आपका बराबर 0। तो इस तरह से आपका पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण देखिए आपका 4x माइनस 6y, ये प्लस का 9 है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 बराबर 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपके दोनों समीकरण आपके व्यापक रूप के समान हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम आपको इस तरह से दोनों समीकरण बना लेने हैं। अगर ऑलरेडी सवाल में इस तरह से लिखे हुए तो आपको पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए तुलना करते। अब तुलना करने का मकसद हमारा सिर्फ हमारे जो गुणांक है A1, B1, C1 और A2, B2 और C2 का मान यहाँ निकालना है। लास्ट क्लास में भी हमने इसको सीखा था। तो देखिए पहले समीकरण की तुलना हमें किससे करनी है, आपके पहले समीकरण से। तो देखिए यहां पर पहले समीकरण तुलना करते हैं, तो यहां पर x का गुणांक व्यापक रूप में आपका x गुणांक क्या है, A1। तो आपका जो सवाल है उसमें जो x का गुणांक होगा वो क्या होगा, आपका A1 होगा। तो यहां पर आप सिंपली A1 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप y का गुणांक यहां पर क्या है व्यापक रूप में, आपका y का जो गुणांक है जो बचा हुआ है B1 है, तो B1 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर B1 बराबर हो जाएगा आपका -3। अगर माइनस लिखा हुआ है तो आपको जो गुणांक है वो माइनस लेना है, तो ये आपका हो गया B1 -3 हो गया। फिर इस तरह से C1 होता है आपका अचर पद। तो यहाँ पे देखिए आपका अचर पद क्या है, C1। तो यहाँ पर अचर पद क्या हो गया आपका -8, प्लस का है तो इसको आपको -8 जो गुणांक है उसमें आपको माइनस हमेशा लेना है। अगर प्लस में है तो माइनस ही आपको लेना है, और प्लस में है तो कोई दिक्कत आपकी बात नहीं है। तो यहाँ पर A1, B1, C1 का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की तुलना कीजिए। तो आपका A2 बराबर कितना आ जाएगा,
देखिए x के अलावा जो लिखा हुआ है आपका वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर a2, यहाँ x के अलावा जो लिखा हुआ है वो आपका क्या हो गया a2, तो यहाँ पर आपका a2 कितना हो गया 4, ठीक है। फिर देखिए आपका b2, तो b2 आपका y के अलावा जो लिखा हुआ है वो आपका b2 है, तो y के अलावा देखिए आपका क्या लिखा हुआ है -6, तो ये आपका b2 हो जाएगा -6। और हम बात करें c2 की, तो c2 आपका जो अचर पद है वो आपका अचर पद हो जाएगा c2 -9। तो इस तरह से आपका जो 6 गुणांक है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनका मान हमने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से आपके जो अनुपात है वो हम निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला अनुपात निकालते हैं हम आपका a1 बटे a2, आप देख सकते हैं a1 बटे a2। अब a1 का मान हमारे पास है और a2 का मान भी हमारे पास है, तो हम फटाफट से इनको रख देते हैं। तो देखिए a1 बराबर आपका 2 और a2 बराबर आपका 4, काट देते हैं इनको, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो आपका कितना आ गया 1/2। तो a1 बटे a2 का मान कितना आ गया आपका 1/2। अब देखिए हम b1 बटे b2 का मान निकालते हैं, यहाँ पर b1 बटे b2, तो आपका b1 का मान कितना है देखिए -3, तो यहाँ ऊपर हमने अंश में लिख दिया -3 और हर में कितना -6, तो b2 का मान लिख दिया आपने -6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से हमने काट दिया, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो इस तरह से आपका b1 बटे b2 का मान भी कितना आ गया 1/2। तो हमने a1 बटे a2 निकाला, आपका आ गया 1/2, b1 बटे b2 निकाला तो वो भी कितना आ गया आपका 1/2। चलिए अब तीसरा अनुपात हम निकालते हैं यहाँ पर। तो तीसरा अनुपात आपका होता है c1 बटे c2, तीसरा अनुपात है आपका क्या c1 बटे c2। तो देखिए आप c1 का मान -8 और आपका जो c2 है वो हो जाएगा -9, यहाँ पर हमने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और आपका यहाँ पर बच गया 8/9, क्योंकि ये किसी से कट नहीं रहा तो इसको हमने ऐसे का ऐसा लिख दिया आपका 8/9, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा प्रतिबंध है यहाँ पर लग रहा है और हमारा जो सवाल है जो निकाय है वो संगत होगा या असंगत। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं आपका a1 बटे a2 बराबर है आपका b1 बटे b2 के, क्योंकि आपका देखिए a1 बटे a2 कितना आया 1/2 और वो बराबर है इसलिए हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमें निकालने की जरूरत पड़ी, अगर पहला प्रतिबंध था आपका, अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू हो जाते तो पहला प्रतिबंध हो जाता आपका अद्वितीय हल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो तीसरा अनुपात भी हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने तीसरा अनुपात निकाला c1 बटे c2, क्योंकि शेष जो दोनों प्रतिबंध है लास्ट के वो इसी पर हमें डिपेंड करते हैं कि c1 बटे c2 अगर बराबर है या बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने c1 बटे c2 का मान भी निकाला, तो आपने देखा c1 बटे c2 कितना आ गया हमारा 8/9, लेकिन ये 8/9 इन दोनों के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया नॉट इक्वल टू कर दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया नॉट इक्वल टू कर दिया। तो आपको याद होगा इस स्थिति में हमारा जो निकाय है वो किस प्रकार का होगा, तो आपका निकाय यहां पर होगा असंगत निकाय, क्योंकि इस स्थिति में आपका कोई हल नहीं होगा। और अगर आपको याद है जब आपका कोई भी हल नहीं होता है तो आपका निकाय भी क्या होगा असंगत होगा। तो इस स्थिति में आपका निकाय क्या होगा असंगत। तो आप लास्ट में आपको लिख देना है कि आपका जो दिया गया निकाय है वो आपका निकाय क्या है असंगत। तो तीसरा अनुपात आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम यहाँ लेते हैं, चलिए अब एक क्वेश्चन और हम यहाँ लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है आपको करना है बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से आपको करना है। नंबर 4 क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, तो उस चीज को हम यहाँ पर समझते हैं क्या थोड़ा सा हमें इसमें करना है। अदरवाइज सारा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है, आप आसानी से पहला सवाल, अगर आपने पहला जो सवाल था इससे पहला वाला अगर आपने पूरा अच्छे से समझा तो ये जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका आज ही क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो चौथा सवाल दिया हुआ 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12, 2x + 3y = 12, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है हमें, सबसे पहले समीकरण युग्म के जो व्यापक रूप है उससे हमें तुलना करनी है, और तुलना करने से पहले हमें इनको बिल्कुल आपका जो RHS है उसमें हमें क्या कर लेना है बिल्कुल 0 कर लेना है। तो हम यहीं पे इनको हमें बाएं पक्ष में हम पक्षांतरण करके ले लेते हैं। तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको 4/3x + 2y - 8 आपको इस तरह से लिख लेना है। और इसी तरह से आपका दूसरा समीकरण 2x + 3y - 12 = 0 हो गया आपका, ठीक है। अब हमें व्यापक रूप से तुलना इन दोनों समीकरणों में करनी है। तो आपको सुविधा, जब तक आप नहीं सीखते हैं
इसमें आप ट्रेंड नहीं होते हैं जब तक आपको यहाँ पर आपका जो व्यापक रूप है वो लिख लेना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और आपका दूसरा जो समीकरण है वो आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब तक आप नहीं सीखते हैं इस चीज को, आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर व्यापक रूप लिख सकते हैं। तो अब देखिए तुलना कीजिए आप, तो आप आसानी से अगर इस तरह से लिखते हैं तो आप a1 बराबर यहां लिख सकते हैं, आपका a1 बराबर क्या हो गया 4/3। जो x के अलावा जो लिखा हुआ है वो आपका a1 है, तो a1 आपका 4/3। फिर हम देखते हैं b1 बराबर, तो b1 आपका 2 हो गया। यहाँ देखिए आप y के अलावा क्या लिखा हुआ है b1, तो y के अलावा जो संख्या लिखी हुई, जो गुणांक आपका लिखा हुआ वो आपका b1 है, तो यहाँ पर सवाल में आपका 2 हो जाएगा। और इसी तरह से आपका c1 बराबर हो जाएगा -8। ये पहले समीकरण की बात हुई। अब बात करें दूसरे समीकरण की, तो यहाँ देखिए आप a2 बराबर आपका हो जाएगा 2, यहाँ आप देख सकते हैं a2 लिखा हुआ है। और b2 बराबर आपका हो जाएगा +3, यहाँ देखिए आप b2 बराबर 3 हो गया। और इसी तरह से अगर हम बात करें c2 की, तो c2 आपका हो जाएगा -12, जो अचर पद होता है वो आपका -12। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आपके जो अनुपात है वो सवाल में दिया हुआ है, ये वाला अनुपात निकालो, ये निकालो और ये निकालो, और फिर इनकी तुलना करो। तो सबसे पहले तीनों अनुपात हम निकालते हैं। तो देखिए आप a1/a2। अब एक चीज समझिए, आपको किस इसलिए मैंने आपको समझाया कि आपका देखिए a1 4/3 और इसमें हमें भाग किसका देना है a2 का। a2 कितना है आपका, यहाँ देखिए 2, तो a2 आपका 2 है। अब क्या करना है आपको, भिन्न में भाग देना है पूर्णांक संख्या का। तो हमें जब भी भिन्न में पूर्णांक संख्या का भाग देना हो, या पूर्णांक संख्या में भिन्न का भाग देना हो, या भिन्न में भिन्न का भाग देना हो, तो हमें क्या करना है, जो संख्या अंश में आपकी लिखी हुई है उसको लिख दीजिए एक बार ऐसे कैसे। तो अंश में 4/3 आपका लिखा हुआ, उसको हमने लिख दिया ऐसे का ऐसा। ठीक है, और हर में जो संख्या लिखी हुई उसको हमें उल्टा कर देना है, और उल्टा करके ऊपर वाली जो अंश है उससे हमें गुणा कर देना है, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। तो यहाँ हमने इसको क्या लिख लिया, 2/1, 2/1 का उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब अंश आपका हर हो जाएगा और हर आपका अंश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2/1, तो ये आपका कितना हो गया 1/2। ठीक है, ऊपर जो भी चीज लिखी हुई, चाहे भिन्न है चाहे जो पूर्णांक संख्या है, तो हमें उसको ऐसे कैसे लिख देना है। और हर में चाहे आपका भिन्न है चाहे पूर्णांक संख्या है, उसको आपको उल्टा करना है, और उल्टा करके आपको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो ये 2 दूना 4, और आपको अंश से अंश को गुणा कर दिया और हर को हर से गुणा कर दिया, तो आपका a1/a2 कितना आ गया 2/3। बस यही चीज हमें इस क्वेश्चन में समझनी थी, और बाकी सारी चीजें आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए एक बार हम b1/b2, आपका b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 का मान आपका 2 और आपका b2 का मान ये रहा आपका 3, तो 2/3। b1/b2 आपका कितना हो गया 2/3। यहाँ कोई काटने करने की जरूरत है ही नहीं हमें, सिंपल 2/3 हमारा आ गया। फिर इसके बाद देखिए c1/c2, आपका c1/c2 क्या है, c1 माइनस का 8 है आपका, और c2 -12। c2 कितना -12, तो यहाँ पर काट दिया माइनस से माइनस, इसको काट दे हम किसी से भी, 4 से कट रहे हैं, तो ये 4 दूना 8 और 4 तिया आपका 12 यहाँ पर हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने तीनों अनुपात, जो तीनों अनुपात थे वो निकाल लिया हमने आसानी से। a1/a2 हमने निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया, और c1/c2 निकाल लिया। क्या देख रहे हैं आप कि a1/a2 कितना आ गया आपका 2/3, b1/b2 कितना आ गया आपका 2/3, और आपका c1/c2 भी कितना आ गया 2/3। तो बिल्कुल सिंपल सा आप लिख देंगे आप यहाँ पर कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है इसलिए हमने बराबर लगा दिया। एक बार आप लिख दीजिए 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। तो इस स्थिति में आपके अनेक हल होंगे। अगर बात की जाए सवाल में हल की, कि हल किस प्रकार के होंगे, जब आपको वो वाला आंसर कब देना है, जब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि हल किस प्रकार का है या हल की प्रकृति बताइए, तो आपको आंसर देना है हल वाला, कि एक हल है या अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। अभी क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, संगत है या असंगत, तो हम आंसर भी उसी रूप में देंगे, संगत है या असंगत। तो इस स्थिति में आपका निकाय क्या होगा, संगत। निकाय आपका क्या होगा, संगत, क्योंकि आपको अनेक हल मिलेंगे तो आपका निकाय कैसा होगा, संगत निकाय आपका होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको करने हैं, बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।